क्या सोचकर अधीश ने ज्वालादत्त पर हमला नहीं किया था, बल्कि खुद के लिए ये सजा चुन ली थी? क्या है अनंत पाताल और इसका रहस्य? क्या मृगांक देवयानी को चंदा के चंगुल से छुड़ा पाएगा? चंदा ने देखा कि मृगांक उसके सामने खड़ा है। वहीं मृगांक, जिसे वो गहरी मायावी नींद में सुलाकर आई थी। हालांकि उसे ये तो पता था कि विश्वायाधीश उसका इलाज खोज ही लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी खोज लेंगे उसे ये नहीं पता था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि प्रकृति के जादू का तोड़ तो सिर्फ प्रकृति पूजकों के पास है। उसके अलावा और कौन है जो यहाँ आसपास है? यदि वो मृगांक के इलाज में उसकी मदद कर सकता है तो। लेकिन ये समय ये सोचने और पता लगाने से ज्यादा बड़ी समस्या थी मृगांक का सामना करना। मृगांक ने उसे ललकारा, किस सोच में पड़ गई चंद्रिका? अरे अरे चंद्रिका नहीं, तुम तो चंदा हो ना। ये सुनकर चंदा के माथे पर बल पड़ गए। मृगांक ने हंसकर कहा, क्या हुआ? मेरे मुंह से अपना असली नाम सुनकर घबरा गई? चंदा ने अब अपने आप को संभाला और हंसते हुए बोली, तुम्हारे लिए तो चंद्रिका ही काफी थी। चंदा का सामना तो तुम कर ही नहीं सकते। इतना कहते ही उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही उलझ कर रह गया। मृगांक ने कहा, क्या हुआ चंदा? क्या तुम सिर्फ निहत्थे सोए हुए लोगों पर ही हमला कर सकती हो? चंदा घुर्राई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। लारा ने उसका सारा जादू बांध दिया था। अब वो प्रकृति से मदद नहीं ले सकती थी। अपने जादू को बंधा हुआ पाकर चंदा समझ गई कि कोई ना कोई प्रकृति पूजक ही मृगांक की सहायता कर रहा है। उसने कहा, तुम क्या सोचते हो कि किसी छोटे मोटे जादूगर की मदद लेकर तुम चंदा को हरा सकते हो? मृगांक ने कहा, मैं यहाँ तुमसे युद्ध लड़ने या हराने नहीं आया। वैसे भी स्त्रियों को मारना मैं उचित नहीं समझता। खैर, ये सब तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम स्त्री तो क्या मनुष्य भी नहीं हो। तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है चंदा। चंदा ने कहा, युद्ध लड़ने नहीं आए तो किस लिए आए हो? बातों में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपना उद्देश्य मुझे सीधे तौर पर बता दो। मृगांक बोला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देवयानी को मुझे सौंप दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है करो। चंदा एक बार फिर अपनी वही डरावनी और विभत्स हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें लगता है चंदा इतनी आसानी से देवयानी को तुम्हें वापस कर देगी? यदि मुझे यही करना होता तो मैं उसका अपहरण करती ही क्यों? वैसे अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हारी पत्नी को उठाकर क्यों लाई हूँ। मृगांक चुप रहा। उसकी चुप्पी से चंदा समझ गई कि उसे देवयानी के अपहरण की असली वजह भी पता चल चुकी है। उसने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे होने वाले पुत्र का अपहरण किया है। वैसे भी मुझे वो घमंडी लड़की एक आंख नहीं भाती। जब से आई है नखरे किए जा रही है। एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी गर्दन मरोड़कर। वो बस इतना ही कह पाई और मृगांक ने उस पर हमला कर दिया। इससे अधिक वो सुन नहीं सका। एक जंगली लता ही मृगांक का हथियार बनी थी। उसी से चंदा के हाथ पैर बांधकर मृगांक ने एक ओर पटक दिया। चंदा अब भी चीख रही थी, एक बार तुम्हारा बालक इस दुनिया में आ जाए, फिर ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी मृगांक। चंदा पागलों की तरह हंसे जा रही थी। लारा ने मृगांक से कहा, जैसे ही मौका मिले चंदा के गले में बंधा हुआ काला ताबीज उतार लेना और तोड़कर फेंक देना। मृगांक ने चंदा के गले में वो ताबीज देख लिया था। मृगांक उसके पास गया और जैसे ही उसके गले में पड़ा, वो ताबीज उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे छूते ही मृगांक को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर दूर जा गिरा। चंदा फिर हंसने लगी। तुमने क्या सोचा था कि इतने साल इस दुनिया में रहकर चंदा ने क्या किया? चंदा ने काला जादू सीखा। एक बार तुम वन रक्षकों ने हमें हमारी भूमि और अधिकारों से वंचित कर दिया, तो तुम क्या सोचते हो हमने चुपचाप अपना भाग्य स्वीकार कर लिया? नहीं मृगांक, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मृगांक ने जवाब दिया, मैं यहाँ वो सब जानने या उसके बारे में बात करने नहीं आया हूँ। ये सैकड़ों साल पुरानी बात है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है।
चंदा ने अपने आप को एक झटके से आजाद कर लिया। वो बोली, लेकिन मेरा लेना देना है और मैं उस घटना को भूली नहीं। मृगांक हंसते हुए बोला, हाँ, उसमें भी तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ होगा चंदा। इतना कहकर मृगांक ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन चंदा ने अपने आसपास से कवच बना लिया था। लारा और मृगांक को पहले ही ऐसा कुछ अंदेशा था कि चंदा ने प्रकृति के जादू के अलावा काला जादू भी सीख लिया है और वे दोनों इसके लिए भी तैयार थे। लेकिन इस समय मृगांक चंदा को बातों में उलझाकर समय निकाल रहा था ताकि मेजनी और मिनूकी को थोड़ा और समय मिल जाए। कल रात की सारी बातें मिनूकी सुन ही चुका था और जिस समय चंदा उस आग के बारे में पता लगाने झोपड़ी से निकली थी, मेजनी ने देवयानी को अपनी योजना बता दी थी और भागने के लिए उसे तैयार कर दिया था। जब तक मृगांक ने चंदा को बातों में उलझाए रखा, वे दोनों देवयानी को लेकर जंगल से बहुत दूर चले गए थे, जहां आचार्य कश्यप अपने रथ पर उनका इंतजार कर रहे थे। चंदा के हमले से मृगांक ने खुद को बचा लिया था, लेकिन काले जादू के सामने वो अपने जादू के बेअसर होने का दिखावा करता रहा। अब बस चंदा उस पर हमला कर रही थी और वो खुद को बचा रहा था। जब मृगांक को मिनूकी का संकेत मिला कि वे जंगल से निकल रहे हैं, अचानक उसने पैंतरा बदल लिया। मृगांक के एक इशारे पर पेड़ों पर लटकी लताएं तेजी से चंदा की ओर बढ़ने लगी। चंदा ने अपना खंजर निकाला और अब वो अपनी ओर बढ़ने वाली हर लता को तेजी से काट रही थी। इन लताओं के सामने उसका कवच भी काम नहीं कर रहा था। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने चिल्लाकर कहा, तुम इस तरह नहीं मानोगे मृगांक, मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारी प्यारी पत्नी को अपने साथ लेकर। ये कहते हुए वो तेजी से झोपड़ी में घुसी, लेकिन वहां देवयानी का नामो निशान तक नहीं था। अब चंदा क्रोध से पागल हो उठी। वो क्रोध से चीखती हुई झोपड़ी से बाहर निकली और मृगांक पर टूट पड़ी, लेकिन इस बार मृगांक के सामने उसकी एक न चली। मौका पाते ही मृगांक ने उसके गले से वो काला ताबीज उतार लिया। ताबीज के जाते ही चंदा जैसे अधमरी हो गई थी। अब चंदा के सामने यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चंदा वहां से भागकर ठीक उसी जगह पहुंची जहां से अधीश फिसलकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अब मृगांक ने उसका पीछा करना बंद कर दिया था। उसका उद्देश्य था देवयानी को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकालना और उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसके आगे की यात्रा लारा की थी। दूसरी दुनिया के द्वार पर पहुंचकर चंदा ने राहत की सांस ली, लेकिन अब राहत की सांस लेना शायद उसकी किस्मत में नहीं था। जैसे ही चंदा ने वहां से भागने के लिए द्वार खोलना चाहा, लारा बीच में आ गई। चंदा घबराकर चौंक पड़ी। तो तुम? उसके मुंह में शब्द जैसे जम गए थे। लारा ने हंसकर कहा, क्या हुआ चंदा, क्या मुझे पहचाना नहीं? अच्छा, लाची तो तुम्हें अच्छे से याद होगी ना? चंदा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तो तुम वही हो लारा? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? लारा ने कहा, बस अपनी बहन को न्याय दिलाने आई हूँ। और ये कहकर वो चंदा के और पास आने लगी। चंदा उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि उसके इरादे ठीक नहीं हैं। और कोई समय होता तो चंदा चुटकियों में अपने दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की हिम्मत रखती थी, लेकिन आज वो अपने आप को बहुत थका हारा, बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। फिर भी उसके तेवर बदले नहीं थे। चंदा चीखी, मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारी बहन और तुम्हारे पूरे परिवार का किया था। इससे ज्यादा सुनने की शक्ति लारा के पास नहीं थी। जिस परिवार के लिए वो सैकड़ों साल से बदले के इंतजार में जी रही थी, उसी परिवार को चंदा आज फिर गाली दे रही थी। लारा चोट खाई नागिन की तरह फुफकार उठी, अपना मुंह बंद रखो चंदा। अपनी गंदी जुबान से यदि एक और बार तुमने मेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम्हारी जान लेने से पहले मैं तुम्हारी जुबान काटूंगी। चंदा को अब क्रोध आ गया। शक्ति भले ही क्षीण हो गई हो, स्वभाव वैसा ही था। उसने लारा पर हमला कर दिया, लेकिन लारा पूरी तैयारी से आई थी। उसने प्रकृति का आवाहन किया और अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर चंदा से युद्ध में जुट गई। जब दो योद्धा लड़ते हैं तो वे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, अपनी भुजाओं के बल का प्रयोग करते हैं, तात्विक अपनी तत्व सिद्धियों का प्रयोग कर लड़ते हैं और मांत्रिक मंत्र शक्तियों का। लेकिन सबसे रोचक होता है दो जादूगरों का युद्ध। अपने स्थान से एक तिल भर हिले बिना ही वे शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही युद्ध हो रहा था लारा और चंदा के बीच।
जादूगरी में दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थी। लेकिन जहां एक ओर चंदा के पास छल कपट से अर्जित की गई शक्ति थी, वहीं दूसरी ओर लारा की शक्तियां उसकी वर्षों लंबी प्रतीक्षा और धैर्य का फल थी। एक के पास अनुभव था तो दूसरी के पास आशीर्वाद। एक सिर्फ अपने लिए जीती थी और दूसरी अपनों के लिए। अब देखना होगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, चंदा का कपट या लारा की भावनाएं। उधर अनंत पाताल की ओर तेजी से बढ़ता अधीश अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, या यूं कहें कि अनंत गहराई में इस तरह गिरते हुए वो होश खो बैठा। उसे लगा था कि यही उसके जीवन की नियति है, इस गहरे अंधकार में डूबते जाना। लेकिन अचानक एक झटके से उसकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो अधीश को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर थोड़ी चेतना वापस आने पर उसे याद आया वो कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एक भयानक सच था। अधीश ने अपने आसपास देखा। वो एक बहुत बड़ा कमरा था, बिल्कुल वैसा ही जिसमें रक्षक पुतली के साथ उसका युद्ध हुआ था। लेकिन ये वो कमरा नहीं था, क्योंकि ना तो आसपास पुतली के अवशेष थे, न ही लीमा या ज्वालादत्त का कोई नामो निशान, बल्कि ये बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ था। न ही यहाँ खाने पीने के लिए कुछ था, न ही दूसरा सामान। ऐसा लग रहा था जैसे उसी कमरे को उठाकर दूसरी जगह रख दिया गया है। तभी अधीश की नजर छत में बने हुए एक सफेद छेद पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता लगा कि ये तो वही जगह है, लंबी और खड़ी सुरंग जैसी, जिसमें से होकर अभी वो नीचे गिरा है। लेकिन इतनी देर तक इतनी गहराई में गिरने के बाद भी मैं एकदम स्वस्थ हूँ, शरीर पर कहीं एक चोट तक नहीं आई है, अधीश सोच रहा था। उसने सुरंग में झांकने की कोशिश की, लेकिन सिवाय अंधेरे के उसे और कुछ नजर नहीं आया। उस सुरंग के अलावा इस कमरे में आने या जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। अब अधीश को कुछ अजीब सा डर लगने लगा। यहाँ कोई रास्ता या दरवाजा नहीं है, मैं वापस कैसे जाऊंगा? इस सुरंग से ऊपर जाना तो असंभव है। उसे तो उस सुरंग की लंबाई का कोई अंदाजा नहीं था। न ही अधीश को यह पता था कि बेहोशी की हालत में वो कब तक नीचे गिरता रहा और कितने दिन से बेहोश पड़ा है। दिन या समय का पता लगाने का भी यहाँ कोई साधन नहीं था। ना ही कहीं से सूरज का प्रकाश या हवा आने के लिए कोई खिड़की या झरोखा था। फिर भी माहौल एकदम तरोताजा था। ये कहाँ फंस गया मैं, और कब तक इस तरह अकेले इस कमरे में बंद रहूंगा? अधीश के मन में उलझन और परेशानी थी। वो सोच रहा था इससे तो अच्छा मौत ही आ जाती। लेकिन फिर तुरंत ही अधीश ने अपने विचारों पर काबू किया और सोचा, यदि ईश्वर ने मुझे इस जगह भेजा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूंगा और क्या करूंगा? तभी उसे एक उपाय सूझा। क्यों ना इस समय का सदुपयोग ध्यान लगाने में किया जाए। इससे मेरे मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ेगी और कुछ बातें भी साफ हो जाएंगी। ये सोचकर अधीश ध्यान लगाकर बैठ गया। न जाने वो कब तक इसी तरह बैठा रहा। न उसे अपने शरीर का होश रहा, न समय का। ध्यान की अवस्था में जाते ही उसका शरीर जैसे समय निरपेक्ष हो जाता था। बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं, इससे बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाता था। वो लगातार कई घंटे ध्यान करते रह सकता था, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं कितने दिन और महीने उसे इसी तरह गुजारने होंगे। ना तो यहाँ खाने के लिए भोजन था, न ही प्यास लगने पर पानी मिलने वाला था। इसलिए अच्छा यही था कि वो ध्यान लगाए बैठा रहे। लेकिन क्या सच में ये जगह वैसी ही थी जैसी अधीश को दिखाई दे रही थी, या यहाँ पर भी कोई गहरा रहस्य या कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।